नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं भरत सर और आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख ई स्टडी यूट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए आज ये वीडियो काफ़ी किफ़ायती साबित होगा, क्योंकि आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। विषय है हिंदी और चैप्टर है 7 और चैप्टर का नाम है सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की भी चर्चा होगी और साथ ही साथ वर्कबुक की क्वेश्चन आंसर की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम चैप्टर 7 की ओर, जहां सोच अपनी अपनी है। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 7 चैप्टर का नाम है सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, आपके समक्ष ये दो पिक्चर्स है। दो पिक्चर्स को आपको देखना है और उनके इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है, यानी कि हमें कंपैरिजन करना है। तो चलते हैं। आपने शायद ये दो पिक्चर आपने देखे भी हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बुक है। तो ये दोनों चित्रों को देखें और दोनों के बीच में क्या अंतर है वो देखें, और बाद में हम चलते हैं इस चित्र के आधार पर प्रश्न के आंसर के लिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1 का प्रश्न पहला, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो उसका सही आंसर है, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र शहर का है। गांव के चित्र में एक नदी है, उसके घाटों पर लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते हैं लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहनते हैं, पर गांव में शांति का वातावरण होता है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, सड़क पर अनेक वाहन चल रहे हैं। वाहनों के कारण शहर में बहुत शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। प्रश्न 1 का प्रश्न नंबर 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है? जो रुचिकर लगता है तो क्यों? उसका सही आंसर ये रहा, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति से बहुत नजदीक होता है। अब बात करते हैं नगर के जीवन की। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। लेकिन फिर भी मुझे कौन सा जीवन अच्छा लगता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मुझे गांव से बेहतर नगर जीवन अच्छा लगता है, क्योंकि
नगर के जीवन में अनेक दोष है, ये मैं भी मानता हूँ। फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं हैं। इसीलिए मुझे गांव से बेहतर नगर का जीवन अच्छा लगता है। प्रश्न 3, तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं? तो उसका जवाब ये रहा विद्यार्थी मित्रों। तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते हैं। लोग तालाब किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पैचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखें। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है, विज्ञान वरदान या अभिशाप? इस विषय पर अपने विचार बताइए। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान हमारे लिए नुकसानकारक है या फायदा कारक है? ये अपने विचार यहाँ पे दर्शाने हैं। तो मैं अपने विचार दर्शाता हूँ। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, तो दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज करके मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के सारे उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से तो मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज दुनिया दुनिया ही बदल डाली। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो है यह है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिक का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। इसलिए मेरे मत से विज्ञान वरदान साबित होता है। आपके मत से विज्ञान क्या है? तो ये आपके विचार बताने हैं। मैंने तो अपने विचार बता दिए। प्रश्न नंबर 2, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार बताएं। मेरे विचार कुछ इस प्रकार है। कलम लिखने का काम करती है,
तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोग के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्यतिर की कलम से ही हुई है। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इन दोनों में से कौन सी चीज शक्तिशाली मानते हैं? ये आपके विचार दर्शाने हैं आपको। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित थे? उसका सही जवाब आपके सामने ये रहा। वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित थे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उसका सही जवाब ये रहा आपके सामने। अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की परतों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, उचित जोड़ियां मिलाइए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम उचित जोड़ भी मिला देते हैं। उसमें नंबर 1, 424 वर्ष, उसकी सही जोड़ है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। नंबर 2, 1.6 करोड़ वर्ष, उसकी सही जोड़ है नए ग्रह की उम्र। नंबर 3, 10 करोड़ वर्ष, उसकी सही जोड़ है पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। नंबर 4, शिफ्जर, उसकी सही जोड़ है नासा का टेलीस्कोप है ये। नंबर 5, कैरिसिस से एक वैज्ञानिक है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा ना, इस तरह से हम जोड़ी मिलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय बताएं। तो विद्यार्थी मित्रों, अव्यय का मतलब ये है कि कोई भी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, या एक वचन हो या बहुवचन हो, या कोई भी काल हो, यानी कि वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल, इन सभी चीजों में ये सारे जो वर्ड्स है, ये शब्द है, ये शब्दों में कोई किसी की तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि अव्यय कैसे होते हैं। तो चलो, उदाहरण नंबर 1, उमंग और स्मित घर चले गए। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, यहाँ पे और शब्द मैंने लाल अक्षर में लिखे हैं। इसका मतलब ये शब्द अव्यय है, यानी कि ये शब्द कहीं भी आप उपयोग करो, स्त्रीलिंग में करो या पुल्लिंग में करो, एक वचन में करो या बहुवचन में करो या कोई भी काल में करो, इसका स्वरूप कभी भी बदलता नहीं है। ये इस तरह शब्द
उसी स्थिति में रहते हैं कहीं भी उपयोग करने से। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं। तो देखते हैं आगे के उदाहरण। नंबर 2, मुझे मेरे जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कैमरा चाहिए या मोबाइल, उसके बीच में एक लाल अक्षर से लिखा हुआ है या शब्द भी कहीं भी यूज उपयोग कर लो, उसको कहीं भी उसका स्वरूप बदलता नहीं है। नंबर 3, वाह क्या कैच लिया है। तो वाह शब्द देखो विद्यार्थी मित्रों, ये भी कहीं भी उसका बदलाव यानी कि स्वरूप बदलता नहीं है, इसीलिए इस शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। नंबर 4, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो यहाँ पे भी मैंने लाल अक्षर में लिखा है तथा शब्द, ये शब्द भी अव्ययी है। नंबर 5, वह तेज दौड़ा। तो तेज शब्द यहाँ अव्यय पाया जाता है। वो देखें। अब आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, ये भी आप प्रीवियस कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम समझते हैं उपसर्ग क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, उपसर्ग का मतलब ये है कि मूल शब्द के आगे लिखने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो एग्जाम्पल पर देखिए और समझिए तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे मूल शब्द है भिन्न, तो देखो उपसर्ग हमने लगाया वी, तो हो गया विभिन्न, राइट। तो इस तरह से हम मूल शब्द को आगे कोई एक और शब्द लगा देते हैं, तो वो आगे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से मूल शब्द का एक नया शब्द मिलता है और एक नया अर्थ भी हमें मिलता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, देश, तो उपसर्ग लगाते हैं वी, तो विदेश हो जाता है। नंबर 3, योग, तो प्रयोग। नंबर 4, गम, तो दुर्गम। नंबर 5, पक्का, तो अधपक्का। नंबर 6, जीव, तो सजीव। नंबर 7, बल, तो निर्बल। नंबर 8, वांछित, अवांछित। नंबर 9, सुविधा, तो असुविधा। नंबर 10, समझ, तो गैर समझ। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने मूल शब्द के आगे बहुत सारे उपसर्ग लगाए, जैसे कि देखो वी, प्र, दु, अध, स, नि, अ, और गैर, ऐसे जो शब्द है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। यानी कि मूल शब्द के आगे लगने वाले जो जितने भी शब्द है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग लगाकर शब्द फिर से लिखे हैं। तो ये आपकी समझ के लिए है, तो विद्यार्थी मित्रों इसे याद जरूर रखना। प्रश्न नंबर 7, प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ भी प्रत्यय शब्द है, एक ग्रामर का है, यानी कि व्याकरण का एक भाग है। तो देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय मतलब ये कि जो मूल शब्द के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। सरल भाषा में ये उसका सही व्याख्या है और ये सही समझ है। प्रत्यय का मतलब क्या है कि मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। इस सरल भाषा में समझ है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। नियत प्लस ईत, तो नया शब्द बनेगा नियमित। आपको शायद इसमें प्रत्यय आपको पता चल गया होगा कि नियत शब्द मूल शब्द है और उसमें मैंने एक शब्द जोड़ा है ईत, तो देखो नया शब्द बनता है नियमित। तो उसमें नियमित शब्द में ईत शब्द पीछे जुड़ जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। नंबर 2, विदेश प्लस ई, तो विदेशी। नंबर 3, प्रकृति प्लस इक, प्राकृतिक। नंबर 4, चंचल प्लस ता, चंचलता। नंबर 5, यंत्र प्लस इक, यांत्रिक। नंबर 7, लापरवाह प्लस ई, लापरवाही। नंबर 7, पुत्र, पुत्र मूल शब्दों को हम ई जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है पुत्री। नंबर 8, हंस, उसको हम प्रत्यय जोड़ते हैं ई, तो हंसी।
हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः बनाए। और एक शब्द रह गया मानव, तो उसको हम प्रत्यय लगाते ता तो बन जाएगा मानवता। तो इस प्रकार हमने ये प्रत्यय लगाए और पुनः नए शब्द भी बनाए। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी मित्रों, ईत, ई, ईक, ता, ईक, ई और ता, ये जो शब्द है हमने मूल शब्द के पीछे लगाए हैं। और मूल शब्द के पीछे लगाने से एक नया शब्द हमारे सामने आता है। तो इस तरह से प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 8, चित्र के आधार पर काव्य की रचना करें। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपके सामने चित्र है, उसको देखना है और एक काव्य की रचना करनी है। मैंने तो काव्य की रचना कर दी, लेकिन आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। आप खुद ही ये पिक्चर देखकर यानी कि चित्र देखकर काव्य बना सकते हो। तो मैंने जो बनाया है ये इस तरह है काव्य। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है। तो इस घड़ी की ये काव्य रचना मेरी तरफ से मैंने बनाई है। प्रश्न नंबर 9, अव्यय खोजिए। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न आगे भी आ चुका है, फिर भी हम उसकी थोड़ी एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, आंसर देख ही लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। मैंने आगे भी आपको बताया कि अव्यय किसे कहते हैं, कि आप पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो या कोई भी काल हो, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल, ये अव्यय जो अव्यय वाले जो शब्द है वो कभी भी अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। फिर से एक बार हम एक्सरसाइज करते हैं उनकी। उमंग और स्मित घर चले गए। तुम्हें मेरे जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन? वाह, क्या कैच लिया है। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, वह तेज दौड़ा। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे और, या, वा, तथा, तेज, ये जो सारे शब्द है ये अव्यय है। इसके अलावा बहुत सारे अव्यय हैं जो अपना कभी भी स्वरूप बदलते नहीं है, और स्वरूप नहीं बदलते उसको हम अव्यय कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है उसके लिए आपको कमेंट भी करनी है। जो अच्छा लगा है तो कमेंट में जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और कमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि थोड़ा वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, या वीडियो कैसा लगता है और क्या क्या होना चाहिए ये आप कमेंट में लिख सकते हो। फिर भी विद्यार्थी मित्रों, आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ लाइक करना है, और लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ उसे शेयर भी करना है, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी ये लाभ मिल सके और वीडियो के वीडियो के माध्यम से वो अपना अभ्यास पूर्ण कर सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी YouTube चैनल है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले जो नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो नए वीडियो जब तक आते हैं या नया वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।